मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूँ वीरश्री। आज आपके लिए आपके सामने इस वीडियो में यह प्रस्तुतिकरण करना चाहती हूँ कि तृतीय भाषा हिंदी के 10वीं कक्षा के मॉडल आंसर पेपर जो प्रश्न पत्रिका है उसके पेपर 2 को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और उसको पार्ट 1 बोली थी मैं। उस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अनुरूपता 1 अंक वाले प्रश्न और 2 अंक के 8 प्रश्नों को चर्चा कर चुके हैं और इस वीडियो में हम पार्ट 2 में हम अगले विषयों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चले, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छा लगे तो एक लाइक करना है और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है तो भी, क्योंकि वो भी इस जानकारी को हासिल कर सके। ठीक है। तो इस प्रश्न पत्रिका में 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर 9 प्रश्न दिया जाता है और इसके लिए 3 अंक होते हैं और 9 प्रश्नों को आपको क्या करना है, लिखना है। तो एक एक को हम देखेंगे। तो 3-4 अंकों के लिए प्रश्न, तो पहला प्रश्न है गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन। पहला प्रश्न है गिल्लू पाठ के महादेवी वर्मा जी के लेखिका है महादेवी वर्मा जी। पाठ के गिल्लू के प्रश्न है दिनों के, इसका सही जवाब है लिखिए इस तरह न वह बाहर गया। तो इसका सही जवाब है बच्चों, दिन भर उसने न कुछ खाया। उसने नहीं, गिल्लू दिन भर न कुछ खाया न वह बाहर गया। गिल्लू के अंतिम दिनों में उसके पंजे इतने ठंडा हो गए थे कि इसीलिए लेखिका ने क्या करती है, हीटर लगाती है। हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। इस तरह आपको क्या करना है, गिल्लू के अंतिम दिनों के बारे में लिखने से आपको 3 अंक आराम से मिल जाता है। तो आपको यह प्रश्न तो याद रखने के लिए बहुत आसान है, लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है बच्चों, तो यह प्रश्न तो बसंत की सच्चाई से लिया गया है। ये प्रश्न बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा, बताइए। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕಿಶೋರ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಸಂತ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಪೈಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಬಸಂತ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು, ಬಸಂತ್ ನೋಟ್ ಬುನಾಕರ್ ಲೌಟ್ ರಹಾ ಥಾ, ಅವನಿಗೆ ದುರ್ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪಂಡಿತ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ। बसंत नोट बनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई, उसका सामान पैसे सब बिखर गए, उसके दोनों पैर कुचले गए, इसीलिए बसंत राजकिशोर के पास नहीं लौटा। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಬಸಂತ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಟರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಮೇಲಿಂದ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಮೋಟರ್ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಪಂಡಿತ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಎಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ 3 अंकಗಳು प्राप्तवागुತ್ತವೆ। 3 अंक वाले दूसरा प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे स्पष्ट कीजिए।
ये तो इंटरनेट क्रांति से प्रश्न है। इसका सही जवाब है बच्चों, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने विश्व भर के लोगों को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया गया है। इसके कई वेबसाइट्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, ऑर्कुट, लिंक्डइन जैसे देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के साथ साथ संस्कृति तथा कला का अति शीघ्र रूप में प्रचार हो रहा है। तो इस तरह इस जवाब को लिखने से आपको आसानी से 3 अंक मिल जाता है। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಅಂಕಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣವಾ? अगला प्रश्न है, लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? कारण बताइए। यह तो प्रश्न ईमानदारों के सम्मेलन के व्यंग्य रचना से प्रश्न है। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों, सम्मेलन में लेखक के सभी सामान एक के बाद एक चोरी हो रहे थे। ताला तक चुरा लिया गया था। अब वे ही बचे थे। अगर वे वही रुके तो उन्हीं को चुरा लिया जा सकता था। यह सोचकर लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया। इस तरह आपको क्या करना है? लिखना है। ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विजेंद्री ने क्या किया? यह प्रश्न तो महिला की साहस गाथा पाठ से लिया गया है बच्चों। तो इस तरह लिखना है इस प्रश्न को। विजेंद्री ने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर पौड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। बाद में अपने घुटनों के बल पर अपने माथे को लगाकर सागर माथे के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला और अपने रज्जु नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। यही इसका जवाब है। ठीक है, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न तो जय जय भारत माता कविता से है। तो इस प्रश्न को इस तरह जवाब लिखना है बच्चों। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो मैथिली शरण गुप्त जी की कल्पना के अनुसार मातृभूमि का स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा सुशोभित है। इस प्रश्न में इस पद्य से 2 प्रश्न आ सकते हैं बच्चों। एक, इसका प्राकृतिक वर्णन, सौंदर्य का बारे में पूछा जाता है और तथा स्वरूप के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर स्वरूप के बारे में पूछा गया है, तो इस तरह लिखना है। कवि की कल्पना के अनुसार मातृभूमि का स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा सुशोभित है। मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है जो न्याय का प्रतीक है, तो दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है जो ज्ञान का प्रतीक है। माँ अपने न्याय तथा ज्ञान द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन कर रही है। इस तरह लिखने से आपको 3 अंक आसानी से आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न में समय का महत्व है क्या है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कविता का नाम क्या है? समय की पहचान। तो इस समय की पहचान में कवि कह रहे हैं कि समय का महत्व कैसा होता है, क्या होता है। इसका सही जवाब है बच्चों, समय बहुत अनमोल है। हमें काम करने का जो अवसर मिलते हैं उसे आलस और बहाने बनाना छोड़कर उसी में मन लगाकर आत्मविश्वास के साथ संदेह को भगाकर काम करना चाहिए। अगर उस समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमें बहुत पछताना पड़ता है। इस तरह आपको लिखने से पूरे के पूरे अंक आ जाता है। ठीक है, इस प्रश्न में आपको तुलसी के दोहे हैं ना, उनमें से
एक दोहे पर भावार्थ पूछा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया दोहा है, राम नाम मणि दीप धरु जी है दहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। तो इसका भावार्थ पूछा गया है। तो इस भावार्थ को इस तरह लिखना है। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। तो इस तरह भावार्थ को लिखने से आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर। यहाँ पर एक प्रश्न है, गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗದ್ಯಾಂಶದ ಅನುವಾದವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। यहाँ पर प्रश्न है, कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रतियोगिता राज्य है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। कर्नाटक की राजधानी ಬೆಂಗಳೂರು है। ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು? ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ। ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ತಾವು ನೋಡಬಹುದು। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ देश का प्रतियोगिता राज्य है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ। ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು है। ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು। ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳೇ, 3ಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ। अभी हम 4 अंकों के 5-6 वाक्यों में लिखने का प्रश्न को देखेंगे बच्चों, किस तरह आ सकते हैं। चलो बच्चों, आपके स्कोरिंग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 4 अंक के प्रश्न, यहाँ पर 2 प्रश्न दिया जाता है, अथवा करके लिख के, और एक ही प्रश्न को यहाँ पर लिखना है। तो पहला प्रश्न है कर्नाटक संपदा पाठ से लिया गया है। कर्नाटक संपदा में 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक, कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए और उसके प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए। इसको थोड़ा कैसे लिखेंगे देखते हैं। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी ऐहोळे पट्टदकल्लु में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूर, हळेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती हैं। श्रवणबेळगोळ में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा त्याग और शांति का संदेश देती है। विजयपुर के गोल गुंबज के विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। तो इस तरह जो अंशों के द्वारा लिखने से आपको आसानी से 4 अंक मिल जाता है। इस प्रश्न में से और एक प्रश्न है, उस तरफ चले। और एक प्रश्न है बच्चों 4 अंक के लिए, कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है, विवरण दीजिए। तो इसका सही जवाब है, कर्नाटक के साहित्यकारों के कन्नड़ साहित्य को अत्यंत समृद्ध बनाया है। वचनकार बसवಣ್ಣ, क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे संतों ने अपने वचनों द्वारा प्रेम, दया तथा धर्म का संदेश दिया। पुरंदरदास, कनकदास, हरिहर, राघवांक आदि प्राचीन कवियों ने महान काव्यों की रचना द्वारा कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। साथ ही आधुनिक साहित्यकारों जैसे कुवेंपु, बेंद्रे, कारंत, गोका, अनंतमूर्ति, कार्नाड जैसे
कंबार जी तथा कंबार जी ने भी अपने साहित्य साधना से कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। तो इस तरह कन्नड़ साहित्य के बारे में लिखने से आपको 4 अंक मिल जाता है। और एक चार अंक के प्रश्न है, निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए। जो आपके लिए कंटेस्ट है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कविता सोहनलाल द्विवेदी जी लिखित है, तो उसके अंतिम पंक्ति वाले कविता यहाँ पर दिया गया है। कंटेस्ट करके जो रखे हैं आप, इसको लिखना है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे कैसे लिखेंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। इस तरह आपको लिखना है। लिखने से 4 मिल जाता है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और उसको पढ़ेंगे हम। और हर एक प्रश्न पत्रिका में अलग अलग गद्यांश होते हैं और उनको ठीक तरह से ध्यान पूर्वक पढ़ना है पहले, और बाद में प्रश्नों को पढ़ना है और उसके बाद उसका जवाब लिखना है। तो चले गद्यांश को पढ़ते हैं। विक्रम साराभाई बाल्यकाल से ही प्रतिभावान छात्र थे। जब उनकी उम्र मात्र 2 वर्ष की थी, तभी रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यश प्राप्त करेगा। विक्रम को बचपन से ही साहसिक कार्य पसंद थे। जब उनकी आयु 8 वर्ष की थी, तो वह साइकिल पर भांति भांति की कलाबाजियां दिखाकर लोगों को विस्मित कर दिखाते थे। विश्व में वह सदैव कॉस्मिक किरणों और परमाणु अनुसंधान के लिए स्मरण किए जाते रहेंगे। तो इस तरह यहाँ पर गद्यांश दे चुके हैं। तो इनमें से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए 4 जवाब आपको लिखना पड़ता है। एक एक प्रश्न को हम देखेंगे। चलो, पहला प्रश्न है, विक्रम बचपन में कैसे छात्र थे? इसका सही जवाब गद्यांश में देखेंगे और इसको लिखेंगे। इसका सही जवाब है, विक्रम साराभाई बचपन से ही प्रतिभावान छात्र थे। और दूसरा प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की भविष्यवाणी क्या थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यश प्राप्त करेगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने उसका गद्यांश में बोले हैं, वही उसी तरह यहाँ पर लिखना है, देख के ही लिखना है। ठीक है, चलो। उस गद्यांश में से तीसरा प्रश्न है, विक्रम को बचपन में कैसे कार्य पसंद थे? तो इसका सही जवाब है, विक्रम को बचपन से ही साहसिक कार्य पसंद थे। और चौथा प्रश्न है, विश्व में साराभाई का स्मरण क्यों किया जाता है? विश्व में कॉस्मिक किरणों और परमाणु अनुसंधान के लिए साराभाई का नाम या साराभाई का स्मरण किया जाता है। तो इस तरह लिखने से आपको वहाँ पे देख के ही लिखना है बच्चों। गद्यांश को पढ़कर अच्छी तरह से उसको पहले देखना है और उसको समझ लेना है। बाद में प्रश्न देखना है और उसके सही जवाब लिखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है 8वां प्रश्न, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 से 15 वाक्यों में किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखिए। यहाँ पर 3 या 4 निबंध दिए जाते हैं, उसमें से एक लिखना है बच्चों। कितने वाक्यों में? 12 से 15 वाक्यों में लिखना है। और वहाँ पर 4-4 आधार बिंदुएं दिए जाते हैं। उन आधार बिंदुओं पर ही आपको निबंध के बारे में चर्चा करना है। एक निबंध को पहले देखेंगे, आपको मालूम हो जाता है कैसे लिखना है। पहला निबंध है इंटरनेट का
उपयोग। तो पहले बच्चों मैं बता चुकी थी इंटरनेट की क्रांति के पाठ के बारे में। तो यहाँ पर इस पाठ को पूरे को पूरे आपको क्या करना है, समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये दो तरीके से उपयोग में आता है इस पाठ। कैसे कि एक प्रश्न के द्वारा आप इनको इसमें अंक हासिल कर सकते हैं, और दूसरा एक तरीका है निबंध के द्वारा। यहाँ पर निबंध है हमारे इंटरनेट का उपयोग। तो वहाँ पे पाठ में इंटरनेट में क्या क्या आ गया है, और कुछ प्रश्न वहाँ पर बच्चों ने अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ कर चुके हैं। तो वहाँ के प्रश्न को भी जो जवाब है उनको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इंटरनेट का अर्थ और सोशल नेटवर्किंग, इस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये तो सभी क्या है इंटरनेट के द्वारा होने वाले उपयोगी है। तो यहाँ पर पहले लिखना है आपको प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी आज का युग कैसा है, और इसका बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इंटरनेट का ही असर पड़ चुका है। इस तरह आपको क्या करना है, प्रस्तावना लिखना है। और इसका अर्थ आपको मालूम है, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजाल का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का एक जाल है। इस तरह अर्थ में लिखना है। और तीसरा अंश है इंटरनेट से क्या लाभ। इंटरनेट से यह लाभ होता है कि यानी इसका महत्व क्या है। इंटरनेट जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, जैसे हर एक क्षेत्र में देखिए तो इंटरनेट बहुत ही वरदान हो चुका है। और इससे हम क्या करते हैं, कोई भी चित्र हो, वीडियो हो, जो विषय को भी हम कम समय में किसी भी कोने में भेज सकते हैं, और बिना खर्च के और कम समय में। इस तरह उसका लाभ लिखना है। अंत में इसका उपसंहार लिखना है कि उपयुक्त विषय को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इंटरनेट एक और वरदान है तो एक और अभिशाप भी है। जैसे अच्छे ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए, और इसका अनुपयोग जानकारी भी बहुत ही मिलते हैं, इसके ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अंत में इसको लिखना है, इंटरनेट एक वरदान है। इस तरह धनात्मक चिंतन के द्वारा इस निबंध को लिखकर समाप्त करना है। इस तरह लिखने से आपको 4 अंश यहाँ पर दिया गया है। 4 अंशों में से चारों लिखने से आपको 4 अंक मिल जाता है। दूसरे निबंध के तरफ चलते हैं। दूसरा निबंध है बेरोजगारी। इसमें प्रस्तावना है बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी निवारण के उपाय, उपसंहार। इस तरह बताया गया है कि इसमें विषय प्रवेश यानी प्रस्तावना में क्या लिखना है। हमारे देश एक कठिन समस्या है, हमारे देश में बेरोजगारी, और एक आर्थिक और सामाजिक समस्या है। ये तो देश की शांति और व्यवस्था को खतरा डाल सकता है। इस तरह विषय प्रवेश करना है। और बेरोजगारी के कारण यहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या भी लिख सकते हैं, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी, और आधुनिक मशीनों का उपयोग करके हम धंधा कर रहे हैं, उद्योग धंधों का अभाव है। इस तरह आपको वहाँ पर कारण भी लिखना है। बेरोजगारी के दूर करने के लिए कुछ उपाय में क्या लिखना है बच्चों, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना है, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण पर नियंत्रण रखना है, रोजगार के नए अवसरों की तलाश करना है, कृषि के सहायक उद्योग धंधों का विकास करना है, कुटीर और लघु उद्योगों का विकास करना है, और शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना है। इस तरह लिखने से आपको क्या है, बेरोजगारी का दूर करने के उपाय मिल जाते हैं। और उपसंहार में आप लिख सकते हैं कि क्या लिखते हैं, हमें निराशा नहीं होनी चाहिए कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। अपने काम धंधे करने के लिए लोन दिया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ सहयोग करें और मिलजुल कर इस समस्या को हल करें। इस तरह एक धनात्मक चिंतन के द्वारा निबंध को समाप्त करना है। ठीक है, अगले निबंध पर
चलते। और एक निबंध है वन महोत्सव। इसमें ये है विषय प्रवेश, वृक्ष लगाने का महत्व, वृक्षों का उपयोग। विषय प्रवेश में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? वन महोत्सव का संबंध वनों से होता है और वनों और प्राणियों के बीच में बहुत पुराना संबंध है। और हमारे वन महोत्सव का आरंभ कब किया गया है? 1950 से जब आज़ाद भारत में हमारे संविधान का निर्माण हुआ तभी इसका आरंभ किया गया है। इस तरह छोटे से रूप में विषय को प्रवेश करना है। और वृक्षों से लाभ क्या है, यानी वृक्षों के लगाने से उसका महत्व, यानी इसका लाभ कहते हैं। इसका लाभ होता है कि हमारे लिए क्या होता है, वृक्ष लगाने से ही प्राणवायु मिलता है। हमें क्या करना है, वृक्ष उन्हें ग्रहण करें, हमें बदले में स्वच्छ हवा देते हैं। और वृक्षों पर अनेक प्रकार की पक्षी अपना घोंसला बना कर रहते हैं। और वृक्षों से अनेक प्रकार के स्वाद भरे फल और भोजन के रसमय और स्वादिष्ट बनाते हैं। इस तरह हम इसके उपयोग, आपको मालूम है पेड़ से क्या क्या लाभ है, आप बहुत दिनों से जान चुके हैं इसको। इस तरह आपको हिंदी में लिखना है। और उसके बाद वृक्षों का उपयोग भी लिखना है, क्या क्या करते हैं। और वृक्ष को लेकर ग्रह सज्जा, फर्नीचर, जो भी बड़े बड़े मकान जैसे बनते हैं, हम पेड़ों से ही बनाते हैं। और जिस तरह हमको क्या मिलती है, जैसे कि हवा मिलती है और छाया भी मिलती है। इस तरह उपयोग लिखना है। अंत में उपसंहार भी कैसे बनते हैं कि वन महोत्सव हमें वृक्षों की उपयोगिता की शिक्षा प्रदान करते हैं। इससे हम विदित होते हैं कि वृक्ष हमारी अमूल्य संपत्ति है। इस तरह वृक्षों को ध्यान में रखकर वृक्षों को 9वीं कक्षा में है पर्यावरण बचाओ पद में, जैसे कि एक वृक्ष कटने से उसके बाद हमको कितने वृक्ष लगाना है, 11 वृक्ष को लगाना है। 11 वृक्ष लगाना है और एक वृक्ष कटने के बाद। तो इस तरह आप पुराने जो आप सीखे हैं उसको भी याद में रख के लिख सकते हैं। चलो, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए। जो यहाँ पर दो प्रश्न दिए जाते हैं, वहाँ पर दो पत्र होते हैं, एक ही पत्र को लिखना है। पूरे के पूरे 5 अंक पाना है आपको। किस तरह लिखते हैं देखेंगे। पहला हमारे पत्र का विषय है, अपनी बड़ी बहन की शादी में भाग लेने के कारण बताते हुए 4 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के नाम पर एक पत्र लिखिए। तो इस तरह लिखना है, देखेंगे कैसे लिखते हैं। पहले हमको लिखना है प्रेषक। प्रेषक यानी जो पत्र लिखता है उसको प्रेषक बोलते हैं। पत्र लिखने वाला यहाँ पर कौन है, दर्शन पाटिल है। तो कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। किस पाठशाला का छात्र है, सरकारी प्रौढ़शाला मेकड़ी के छात्र है। तो बच्चों यहाँ पर प्रेषक, पत्र लिखने वाला, इसका पता लिखना है पहले। और उसके बाद सेवामय, किसको लिख रहा है, प्रधानाध्यापक को लिख रहा है। तो प्रधानाध्यापक किस प्रौढ़शाला के हैं, सरकारी प्रौढ़शाला मेकड़ी के हैं। तो पूरे के पूरे यहाँ पर सेवा में जो है वो प्रधानाध्यापक और उस पाठशाला का नाम, पूरा पता लिखना है। और उसके बाद आता है विषय। विषय यानी क्या, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। क्या विषय है, छुट्टी के लिए प्रार्थना कर रहा है दर्शन। तो यहाँ पर विषय यानी पत्र का कलेजा भाग, हृदय भाग बोलते हैं हम। तो यहाँ पर पूरे के पूरे क्या करना है, विषय लिखना है। उपरयुक्त विषयानुसार आपसे निवेदन है कि मैं अपनी बड़ी बहन की विवाह में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जा रहा हूँ। इसीलिए आप दिनांक 9/4/2021 से 12/4/2021 तक
4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। इस तरह से लिखने से अपने प्रधानाध्यापक को समझ जाता है कि कहाँ जा रहा है, कितने दिन जा रहा है और किस तरह अपने आप विनती कर रहा है, ये सब मालूम हो जाता है। और अंत में लिखना है धन्यवाद के साथ। और बाद में जो प्रेषक लिखता है वह क्या करना है, आपका आज्ञाकारी छात्र लिखे उसके नीचे क्या करना है, आपके नाम दर्शन पाटिल है ना, उसको लिखना है और छोटा सा साइन वहाँ पर करना है। इस तरह आपको लिखने से पूरे के पूरे 5 अंक मिल जाता है बच्चों। देख लिया ना, इस तरह ये तो पत्र लिखने का तरीका है। एक एक अंक प्रेषक के लिए 1 अंक होता है और सेवा में एक के लिए 1 अंक होता है और महोदय जो लिखते हैं उनके लिए उसके लिए आधा अंक होता है और विषय के लिए आधा अंक और जो पत्र का हृदय भाग होता है उसके लिए 1 अंक और धन्यवाद के साथ और आपका आज्ञाकारी छात्र ये 1 अंक, 5 अंक हो गए ना। इस तरह अंकों में भी विभाजित किया जाता है और पूरे के पूरे आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगले पत्र पर चलते हैं हम। और एक पत्र है, शैक्षिक यात्रा पर जाने के लिए पैसे और अनुमति मांगते हुए अपने पिता के नाम पर पत्र लिखिए। एक तो वैयक्तिक पत्र है, अपने पिताजी को लिखना है। किस तरह लिखना है देखेंगे बच्चों। यह तो वैयक्तिक पत्र है बच्चों, तो अपने पिताजी को लिखना है। तो पहले लिखना है पूज्य पिताजी। क्या लिखना है, पूज्य पिताजी, इस तरह संबोधित करना है और उसको सादर प्रणाम। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। पहले आपको जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पढ़ाई और तुम्हारे जो आरोग्य, इस तरह आपके बारे में लिखना है। पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है, आपके कुशल समाचार के बारे में लिखना है। तो मैं यहाँ आपके आशीर्वाद से कुशल हूँ, आपका पत्र मिला, पढ़कर अत्यंत खुशी हुई, मेरी पढ़ाई ठीक तरह से चल रही है, आपके आज्ञानुसार मन लगाकर दिन रात पढ़ाई में व्यस्त रहता हूँ। इस तरह पहले आपके बारे में अपने पिताजी को बताना है ताकि वह अपने बेटे के बारे में सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। और बाद में आपके जो मन में है ना विषय, उसको लिखना है। हमारी पाठशाला की ओर से अगले महीने 10 से 13 तारीख तक शैक्षिक यात्रा का आयोजन हुआ है। उसमें मेरे सारे मित्र जा रहे हैं, उनके साथ मैं भी जाना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे शैक्षिक यात्रा में जाने की अनुमति के साथ साथ रुपए 2000 भेजने की कृपा करें। माता जी को मेरा प्रणाम, छोटी बहन को ढेर सारा प्यार। इस तरह लिखकर पत्र को समाप्त करना है। यहाँ पर आपके भी जो लिखना है आपके बारे में, वहाँ वह भी विषय अपने पिताजी से पहुँच गए और पिताजी तक पहुँच गए और उसके बाद जो आपका मांग था वह पूरे 2000 वो भी अपने पिताजी देखते हैं। इस तरह और अपने माताजी को भी प्रणाम करना है। बाद में अपनी बहन हो तो उनको भी प्यार देना है। इस तरह पत्र को अंत करना है और उसके बाद नीचे आपका आज्ञाकारी पुत्र लिखना है। और आपका पुत्र कौन है, दर्शन पाटिल है। तो उसके बाद वहाँ पर पता भेजना है, एड्रेस लिखना है, कहाँ पर जाना है यह पत्र। सेवा में किसको जाना है, मेकड़ी। कहाँ है मेकड़ी, तालुका रायबाग में है। और रायबाग कहाँ है, जिला बेलगांव जिला में है। तो इस तरह पिन कोड लग करके वह एड्रेस पर इस पत्र को भेजना है। इस तरह लिखने से आपको 5 अंक आसानी से मिल जाता है बच्चों। तो यह भी हर दिन पत्र लिखने का भी आपको तरीका मालूम हो जाता है और परीक्षा में भी मालूम हो जाता है। दोनों तरफ यह आसानी से आ जाता है। यानी दैनंदिन जीवन में भी आप पत्र लिख सकते हैं, कहाँ पर हॉस्टल में भी हो
या पढ़ाई करने के लिए कहीं कहीं भी गए हो तो वहाँ से भी आप अपने पिताजी को पत्र लिख सकते हैं और अपने परीक्षा में भी लिखकर 5 अंक पा सकते हैं। इस तरह आपको पत्र लिखना है। इस तरह हमारे जो इस वीडियो था पूरे के पूरे पार्ट 2 में हम 3 अंक के 9 प्रश्न और 3 अंक के 4 अंक के 3 प्रश्न और उसके बाद निबंध, पत्र लेखन और अपठित गद्य, इस तरह पूरे के पूरे इस वीडियो में हम पूरा कर चुके हैं प्रश्न पत्रिका और उत्तर पत्रिका को। और अगले वीडियो में हम कुछ नया विषय को लेकर आएंगे हम बच्चों, किस तरह आसानी से याद रखें। ये तरीके द्वारा हमारे हर वीडियो में मेरे थोड़ा सा कोशिश रहेंगे, आप उसे सहमत दीजिए और मेरे वीडियो को देख लीजिए और अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए। उसके साथ क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है ताकि वह इन विषयों को वो भी जानकारी हासिल करें। धन्यवाद बच्चों।